तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल राज। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ में है हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के एकमात्र मोहन वीणा वादक। ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए हैं। हिंदुस्तान को पहला ग्रैमी अवार्ड भी जो मेरे समक्ष बैठे हैं उन्होंने ही प्राप्त किया है, और पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं, और जिनका नाम मैं बड़े सम्मान के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उनका नाम है पंडित विशु मोहन भट्ट सर। हेलो विश्व सर। विश्व मोहन विश्व मोहन, जी। देखिए नाम में ही विश्व है, तो पूरे विश्व को जीत चुके हैं और नाम के अंदर विश्व लेके आ चुके हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड भी इन्हीं के नाम है, ग्रैमी अवार्ड। हिंदुस्तान का पहला ग्रैमी अवार्ड इन्होंने ही हासिल किया है। तो सर कैसे हैं आप? जी, बस आप सब ठीक चल रहा है। पद्मश्री के बाद में पद्म भूषण भी मिल गया मुझे। अरे कमाल की बात है सर। देखिए आपको अपडेट पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, हिंदुस्तान का ग्रैमी अवार्ड पहला भी इनके पास है। सर और कितने मुकाम हासिल करना बाकी है? अच्छा, पहला नहीं है एक्चुअली। मेरे जो गुरुजी भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, उनको मिला हुआ है पहला। मैं सेकंड इंडियन हूँ। यू आर द सेकंड इंडियन। लेकिन जी सर आपकी जो गुरु हैं जी उन्होंने पहले शिष्य है, जी। तो इसीलिए आप पहले काउंट होते हैं, क्योंकि तो गुरु के पहले शिष्य को ग्रैमी अवार्ड मिलना बड़ी कमाल की बात है। कहते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें पहली बार होती हैं, जब वो होती है तो बड़ी कमाल की होती है, जी, और कमाल होते होते बेमिसाल होती है। तो आप भी शुक्रिया कुछ बेमिसाल शुक्रिया। सी चीजें और इंसानों में शामिल है। तो सर ये जिंदगी की शुरुआत कैसे करी है आपने? एक्चुअली मेरा जो पूरा परिवार है वो शास्त्रीय संगीत को ही समर्पित है। पिछले 300 वर्षों से जयपुर में जो भट्ट परिवार की जो परंपरा चलती आ रही है, उसका मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ। सभी जो परिवार के सदस्य हैं, वो कुछ न कुछ शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल कर चुके हैं। तो उसका सबसे छोटा प्रतिनिधि मैं ही हूँ। अरे सर एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जब आपने पहला स्टेज शो किया तो वो एक्सपीरियंस साझा कीजिए जी, कि कैसा रहा? मैंने शुरू किया था ये 1967 से। इस साज को इसकी कल्पना करना, मोहन वीणा जो मैंने नाम दिया, मोहन मेरा मिडिल नेम है, उससे लेके तो ये मैंने 67 से शुरू किया था। और 1970 में 1970 में मेरा पहला कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो मुंबई में हुआ था। उस समय बॉम्बे बोलते थे। और वो मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि इट वाज लाइक फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माय लाइफ। ये मुंबई, जब बॉम्बे बोला जाता था मुंबई को, जी, तो शायद उस टाइम फिएट कारों का दौर था। फिएट ही थी मेरे पास में भी उस अरे समय। कमाल है बात सर, क्या बात है। जी आपके पास उस वक्त फिएट गाड़ी थी। अच्छा सर एक चीज और जानना चाहता हूँ मैं, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो मोहन वीणा है ये हर कोई बजा प्ले नहीं कर सकता, हर किसी के जी बस की जी, बात नहीं है, क्योंकि इसमें काफी रियाज चाहिए होता है। बहुत और बहुत सबसे ज्यादा कहते हैं कि उंगलियों की सरगम इस पे ज्यादा काम करती है। बिल्कुल। तो इसमें आपने कैसे रियाज कर करके, कितने घंटों का आपका रियाज होता था? जी, शुरू के दिनों में तो पूरा, मतलब आपको ध्यान देना ही पड़ता है। किसी भी काम को आप लेके चलें तो उसमें एक तरह से पूरी ज़िंदगी समर्पित करनी पड़ती है। पूरा झोंक देना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि जो हमारे अंदर जो कल्पना होती हैं, वो जब तक उस साँस पर निकल ना जाए तब तक चैन नहीं पड़ता है। तो वो चैन 10 घंटे में भी नहीं आता था, मतलब एक दिन में ऐसा लगता था अभी और करें और करें और करें। तो उस समय आपको कमांड लाने के लिए कि द द द द द द धनी सा गा म गा रे धनी सा गा म धनी सा नि धनी धा म गा म रे धनी रे सा धनी सा गा सा धनी सा गा नि सा गा म ध गा म धनी म धनी सा। अब ये कल्पना तो आ गई आपको, लेकिन साज पर कैसे आएगा ये? तो वो लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका कहना सही है। तो इसमें मेहनत तो आपको पूरी लानी पड़ती है, और फिर जाके वो दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन वो जो होता है वो आता है सामने। तो मेहनत करने वाले आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैंने देखा है कि आजकल लोग थोड़ा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ शास्त्रीय संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं है। इट इज़ ए लॉन्ग वे, यू हैव टू गो लॉन्ग वे ओनली। तो इसमें मेहनत आपको करनी पड़ती है। अपनी तालीम जो आपको अच्छी होनी चाहिए, आप म्यूज़िकली रिच होने चाहिए, आपको घरानों के विषय में जानकारी होनी चाहिए, आपका गुरु अच्छा होना चाहिए, आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एवरीथिंग एड्स अप टू योर, आपकी साधना कैसी चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सर मैं एक सिंपल वर्ड में अगर कुछ बोलूं तो जी मेरे मन में और मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे जहन में जी सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर
कोई कहता है कि सपना सच कैसे होता है, तो वो एग्जाम्पल आप नहीं सर, कि सपने को सच होता हुआ देख सकते हो। तो देखो, अगर सपने देखने हैं जी तो उनको सच करने की काबिलियत सर, रखो। और सर, एक जानना चीज चाहता हूँ मैं, और मतलब मेरे सारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने जो पहला विदेश में जो कॉन्सर्ट किया, जी जी उस कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस कुछ बताइए ना, जी। कि वो कौन से सन में हुआ, कब हुआ। 85 की बात है। मैं जब लॉस एंजल्स गया था अमेरिका में पहली बार, तो मेरे गुरुजी ने मुझे स्पेशल बुलाया था कि एक वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और वो इंडो जापानीज कोलैबोरेशन था। ओके। तो उसमें उन्होंने कहा था कि तुम संभालोगे ये सब। तो मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि इतनी बड़ी, इट वाज ए वेरी लार्ज ऑडियंस, और लॉस एंजल्स में उनकी, और गुरुजी का नाम तो पूरी दुनिया में मशहूर, तो मतलब प्रख्यात आएंगे है। ही लोग, आएंगे ही लोग, ये तो। लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जापानीज म्यूजिक को किस तरह से ब्लेंड किया जाता है, वो उन्होंने वहाँ पे उसका दिखाया। रास्ता बताया, और फिर हम उसी अनुरूप चले, और बड़ा शो हुआ मेरा। और मतलब लेकिन उस सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो मतलब कॉलेब था इंडो एंड जापानीज जी का, जी, तो उनके साथ में तालमेल बिठाना। ताल में वो थोड़ी रिहर्सल हुई थी, कम से कम लेकिन हम सर, लोग। वो कुछ वक्त की रिहर्सल होगी, कुछ बाकी वक्त की रिहर्सल के अंदर आपने उनके जी साथ जी, तालमेल बिठाया। बाकी इम्प्रोवाइजेशन होता है हमारा। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है कि हम लोग कोई चीज फिक्स करने में इतना विश्वास नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब ये कोलैब होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी रिहर्सल होती है, आपके म्यूजिक लिखा हुआ होता है। जनरली फॉरेनर्स जो होते हैं वो म्यूजिक लिख लेते हैं, और फिर वो सामने रख के और वो उसको बजाते हैं या अपनी गाते हैं। सरगम्स को बजाते रहते हाँ, हैं, वो गाते वो रहते गाते हैं, तो वो रिहर्सल बार बार करके कर, और हमारा क्या होता है स्टाइल, हम कहते हैं एक बार दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना तरक दिन दिन ना, ये पकड़ लिया। अब इसके बाद में अब हम की तान जो बजाएंगे या जो भी कुछ बजाएंगे वो इम्प्रोवाइजेशन से बजाएंगे। उसमें हम फिक्स कर देंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि एक शेर को जैसे पिंजरे में बंद कर दिया हो, वो वाली फील आने लग जाती है। तो हम अपना, वी ट्राई टू कीप आवर सेल्फ फ्री from reading the notations, or to have the rehearsals and just repeat that. हम मतलब हमारा जो विश्वास है वो ये है कि हम नॉवेल्टी रहनी चाहिए। what imagination is coming at that time while performing is more valuable than what you practice, कि आप घर से सब तैयार करके गए और वो सबक वहां जाके आपने सारा सब अदा कुछ कर दिया है, तो वो नहीं, क्या अभी आपको दिमाग में जो आ रहा है वो चलना चाहिए। दैट स्पिरिट। सर, अगर मैं टोटली अगर सही शब्दों में इस्तेमाल करूँ, तो यू आर वेरी रिस्की पर्सन, बिकॉज आपने एक चीज बोली थी लिटरेचर फेस्ट के अंदर कि रिस्क मस्ट बी टेकन इन योर लाइफ, बिकॉज विदाउट रिस्क इज नथिंग, डज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। दैट टाइम जावेद अख्तर विद यू। अच्छा 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 अच्छा। सो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने जब इंडस्ट्री में कदम रखा, आपके इंडस्ट्री में भी काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो आपके काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं वो बहुत बड़े नामची सिंगर भी हैं, उनके साथ भी आपने काफी तालमेल बिठाया, तो वो सफर कैसा रहा? वो सफर भी बहुत अपने आप में अद्भुत होता है, क्योंकि बड़े लोग हैं ये जो सिंगर्स हैं, जैसे हरिहरन जी के साथ में काफ़ी किया मैंने, और उन्होंने मेरे डायरेक्शन में भी गाया है, और मैंने कविता कृष्णमूर्ति से भी गवाया है। तो मेरे कंपोजिशन एक मेघदूतम जो संस्कृत की रचना है, जो क्लाउड मैसेंजर का जो कालिदास की रचना है, उस संस्कृत में उसको मैंने कंपोज किया था। क्या बात। अच्छा, फिर कोलैब की बात करते हैं तो ए.आर. रहमान जी के साथ बहुत अच्छा रहा सर, बहुत मजा आया, बहुत आनंद रहा। विशाल भारद्वाज जी के और आदेश श्रीवास्तव जो थे उस टाइम, बप्पी लहरी जी, और अभी सचिन जिगर, और ये सब ये चलता रहता है, लेकिन वो हमारा बहुत कम परसेंटेज है। 95% आई एम डिवोटेड टू क्लासिकल म्यूजिक, एंड दैट टू परफॉर्मिंग, और बाकी थोड़ा 5-10% कभी कभी ये बुलाते हैं, जैसे अभी ए.आर. रहमान जी ने बुलाया था, एक श्रेया घोषाल का एक उन्होंने गाना किया था अभी रिकॉर्ड, तो मुंबई में भी उन्होंने स्टूडियो खोल रखा है अपना आजकल। अच्छा, चेन्नई में, मुंबई में भी आ गया है। हाँ, और लॉस एंजल्स में भी आ गया, सब जगह खोल रहे हैं वो धीरे धीरे। ए.आर. रहमान सर, ए.आर. रहमान सर तो लेजेंड है सर। मुंबई में बहुत अच्छा स्टूडियो था, तो वहाँ हम गए थे, वहाँ मैंने किया उनके लिए रिकॉर्ड। और अगर पहले की आप बात करें तो लगान पिक्चर में एक गाना हुआ करता था, राधा कैसे न जले, उसमें मैंने बजाया है।
उनकी मूवी साथिया जो थी उसमें बजाया है। वो साथिया, और वो उसमें जो इरुवर थी एक तमिल मूवी, यस और थिरोड़ा थिरोड़ा बहुत फेमस हुआ वहाँ पर। यस यस, वो ऐश्वर्या की पहली फिल्म थी इरुवर। जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो पहली उनकी तमिल मूवी का वो गाना वो भी किया था। फिर विशाल भारद्वाज जी ने बुलाया था तो इश्किया और डेढ़ इश्किया। इश्किया में एक गाना था जो उन्होंने रेखा भारद्वाज जी की आवाज में किया था, उसको अवार्ड मिला, या आई नो, नेशनल अवार्ड नेशनल मिला। अवार्ड, जी जी, रेखा भारद्वाज रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया कैसे चली हवा, और वो ये चलता रहता है कोलैब। इसमें भी बड़ा आनंद आता है क्योंकि ये क्या, ये जो कंपोजिशंस होते हैं इन लोगों के बड़े यूनिक होते हैं, और दे आर ऑल बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक। ये सबसे अच्छी टोटली है। इंसान है ना, सबसे ज्यादा अपने काम को प्यार करता है, और आप भी सबसे ज्यादा अपने काम को जी, प्यार करते जी। हैं, इसलिए आपने इतने मुकाम हासिल किए। सर, इंडस्ट्री के अंदर आपका सबसे प्यारा दोस्त कौन है इस वक्त, जिनके साथ आप कभी भी बैठते हो तो आपको मतलब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो और हंसी मजाक करते हो? जी, ऐसे जी। वाकया कोई उनके साथ किया? मेरा बहुत अच्छे दोस्तों में अगर आप कहेंगे बेस्ट दोस्त हैं तो हरिहरन जी हैं। ओ, वो कमाल है। सिंगर हैं, और वो उनसे मेरी बहुत अच्छी मतलब वो है। और दूसरे अनूप जलोटा जी हैं, अरे उनसे बहुत याराना है। भजन सम्राट गैंग, उनसे कुछ भी शेयर कर लीजिए, वो बहुत अच्छी तरह से वो हमारी दोस्ती चलती है। क्या बात तो ये दो लोग हैं जो मतलब मैं जब भाई मुंबई जाता हूँ तो बस इन्हीं के पास बुला लेते हैं मुझे कि नहीं नहीं आप कहीं नहीं रुकेंगे, आप इधर आएंगे सीधा। है। जैसे हरिहरन सर के लिए सोनू निगम जी ने एक बात बोली थी सर जी। कि मतलब जो सिंगर है ना, हरिहरन सर ने उनका करियर खत्म कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो अपने एक गाना उन्होंने फिक्स गा रखा है कि तू ही रे, बस और उसी को इतना वो बहुत popular- डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर बहुत- कॉन्सर्ट में गा देते हैं। कितनी वैरायटी। अभी मैं गया था ये अंबानी की मैरिज में, यस यस, तो उसमें परफॉर्मेंस था, ए आर रहमान जी का शो था, उसमें हरिहरन जी ने गाया था। क्या वही गाना, लेकिन जैसा आपने कहा इतनी वैरायटी के साथ गाया कि Exactly. सब लोग देखते ही रह जाते हैं कि अरे वाह कमाल है, क्या नई चीज आई है, क्या नॉवेल्टी आई है। वो पुराना वो नहीं कि यूं का यूं आपने कॉपी करके उसको गा दिया है। तो सर जब भी मिलते हो मस्ती करते हो उनके अरे बहुत मस्ती करते हैं हम बातें लोग। होती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं गया हुआ था कहीं, तो वाइफ का फोन आया कि कोई घंटी बजा रहा है। मैंने कहा कौन, बिना अपॉइंटमेंट के तो मैं कोई आता नहीं हमारे घर में। बोले 2-3 बार घंटी बजा रहा है कोई। मैंने कहा जाओ बाहर देखो तो आप कौन है। तो देखा तो हरिहरन जी चले आए, और जयपुर? बिना किसी सूचना के, बिना किसी ये जयपुर सर? हाँ जयपुर में, ग्रेट। बिना सूचना दिए और बिना मुझे इन्फॉर्म किए, और वो सीधा इधर आके ड्राइंग रूम में बैठ गए। इधर पीछे हमारा जो रूम है, स्टूडियो ऊपर है, वहाँ पहुंच गए वो। मेरा छोटा पुत्र है जो सौरभ, वो चलाता है स्टूडियो, बहुत अच्छा कंपोजर भी है। अरे ग्रेट। तो वहाँ पे देखा तो वो वहाँ बैठे हुए मेरे को वीडियो बताया कि ये तो यहाँ बैठे हैं। अरे मैंने कहा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बोले आई वांटेड टू गिव यू सरप्राइज। ओह माय गॉड सर, ये मतलब सरप्राइज छोटे हैं लेकिन ये बड़े खुशी देने वाले बड़े सरप्राइज है अच्छे। कि एकदम से। हाँ मजा आता है ऐसे लोग, क्यों क्या दिल दिमाग अच्छे होने चाहिए बस, देन यू कैन क्रिएट गुड म्यूजिक आल्सो। एक्चुअली सर क्या है ना कि आप इतने सालों से रियाज कर रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, और फिर वो भी आप इसी इंडस्ट्री के हिस्सा, तो आपकी क्या रूह मिली हुई है सर। तो इसीलिए क्या है ना कि आप हाँ, सब एक लोग दूसरे को मोहब्बत। दिखानी नहीं पड़ती। वो ऑब्वियसली जब आप लोग आई एम वेरी लकी इन दिस सेंस कि दे ऑल वेरी लकी रेस्पेक्ट एंड लव मी। Yes. ये सबसे बड़ी बात है।